हेलो फ्रेंड्स, मैं लवन्या आप सभी का चंद्रा क्लासेस में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हमारा ये सोशियोलॉजी का जो सेशन चल रहा है, हम इसमें डेली एक टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट करते हैं। अभी ये छोटे छोटे टॉपिक्स चल रहे हैं हमारे। तो आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है उसका नाम है हमारा संस्था। क्या है बच्चों? आज का टॉपिक है हमारा संस्था, जिसे हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूट है ना, इंस्टीट्यूशन इंग्लिश में जिसे हम इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। जनरली आपने सभी बच्चों ने इस संस्था से बहुत अच्छे से परिचित होंगे। दिन प्रतिदिन आप बोलते भी होंगे कि हम यहाँ इस इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, है ना। इस संस्था को खत्म कर देना चाहिए। तो संस्था है क्या? आपको जनरली पता है संस्था किसे कहते हैं? हम क्या होती है संस्था? तो आज हम इसी सब के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। और आज की क्लास के बाद जब हम क्लास से निकलेंगे तो सभी बच्चों का संस्था से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ये टॉपिक उम्मीद करती हूँ कि आपका कंप्लीट हो जाएगा। ऑलमोस्ट सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और सभी बच्चों को क्लास कैसी लग रही है, मुझे सभी बच्चे कमेंट करेंगे। तो अभी हमारा ये जो है टॉपिक है संस्था। मनुष्य जब से देखिए, संस्था के बारे में थोड़ा सा हमें एक कहानी बता देते हैं, तब स्टार्ट करते हैं। देखिए, संस्था, हमने दिन प्रतिदिन संस्था वर्ड का हम प्रयोग करते रहते हैं, लेकिन जनरली हमको नहीं पता होता संस्था है क्या, है ना। तो अब हम देखते हैं, कभी मतलब गौर नहीं फरमाते आप कि इस वर्ड को हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, ये क्यों हो सकता है, किस चीज के लिए इसको यूज हो रहा है। इसीलिए जब भी मैं आपको डेली क्लास में ये बोलती हूँ कि जब आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपको अपने आसपास की चीजों के बारे में बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा। और सेकंड पेपर तो पूरा अप्लाइड है बच्चों। थिंकर आपको पढ़ने हैं, देन उसके बाद सेकंड पेपर पूरा आपका अप्लाइड है। वो आप खुद से जितना अच्छे से करेंगे, जितना अपने आप को समाज से जोड़ के रखेंगे, वहां से एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे, बहुत ही अच्छे से आपको टॉपिक समझ में आएगा, है ना। तो आज का हमारा टॉपिक संस्था है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पुराने से पुराने टाइम में हम बता देते हैं। जैसे हम स्टार्टिंग से चले आ रहे हैं तो व्यक्ति क्या करता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ ना कुछ कार्य करता है ना, नई नई खोजें करता है। जैसे अगर व्यक्ति ने अपनी सुविधाओं के लिए, जब उसने दिमाग की खोज करेगा, दिमाग से कुछ कुछ नई नई क्रिएटिविटी करता है। स्कूल जाना स्टार्ट किया, है ना, पढ़ने के लिए। जब वो स्कूल गया तो क्या हुआ, स्कूल पढ़ने लगे, है ना। जब हेल्थ के लिए, जब हमें हेल्थ इश्यू होने लगे तो उसके लिए क्या बनने लगे, हॉस्पिटल बनने लगे। ऐसे ही है ना, यही हुआ ना। तो ये सब क्या है, संस्थाओं के पार्ट है ना। जब हम स्कूल जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए स्कूल है, विद्यालय है, ये विद्यालय, स्कूल विद्यालय कह रही हूँ, स्कूल है, हॉस्पिटल है ना। तो जो क्या व्यक्ति प्राचीन काल से ही, जब से स्टार्ट हुआ है उसका जीवन, तो वो अपनी आवश्यकताओं के अनुसार, अपने शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से क्या सुविधाओं के लिए क्रिएटिविटी करता रहता है ना। कुछ ना कुछ नई नई खोजें चलती रहती है, नया नया उनके जीवन में होता रहता है। तो उन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए फिर हम एक किसी भी संस्था का निर्माण करते हैं। तो उस किसी भी वस्तु का जब निर्माण करते हैं तो या समूह का संगठन मिलके जब हो जाता है तो फिर उसमें क्या हो जाते हैं, वो उसी में से एक, उसी का एक रूप क्या बन जाता है, संस्था बन जाता है ना। जैसे विवाह क्या है, एक संस्था है। यौन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विवाह को ले आए, है ना। तो क्या है, वो संस्था है। व्यक्ति बीमार हो जाता है, स्वास्थ्य की समीक्षाओं को, समस्याओं को दूर करने के लिए हमने अस्पताल बनवा दिए, शिक्षा के लिए हमने हॉस्पिटल्स बनवा दिए, है ना। तो वो सब क्या है, हमारे संस्था के पार्ट है। इज इट क्लियर? यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करती हूँ। सोशियोलॉजी बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है और उसमें आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। अपने दिमाग को बस, अगर आप चलते फिरते समाज में पूरा देखते रहेंगे, दिन प्रतिदिन एक्टिव रहेंगे, मतलब अपने दिमाग को खोल के रखेंगे, तब आपको फर्स्ट सेकंड पेपर पूरा अप्लाइड है। सेकंड पेपर तो आपको पढ़ने की इसी तरीके से अगर आप रहेंगे तो आपको समझ में आएगा, है ना। तो हम करते हैं, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। संस्था, थोड़ा सा मैं लिखवा देती हूँ आपको। संस्था, अब समझ में आ गया संस्था किसे कहते हैं हम। तो संस्था की कुछ विशेषताएं भी होंगी, है ना बच्चों, होंगी ना कुछ विशेषताएं। तो हम यहाँ पे संस्था की कुछ विशेषताएं लिखते हैं। लिखिएगा आप सभी बच्चे, विशेषताएं, संस्था की विशेषताएं। देखिए, सोशियोलॉजी के लिए मार्केट में, अगर आप बुक का देखेंगे अच्छी,
तो ये क्या है, सोशियोलॉजी का जो कंटेंट मिलता है ना, बेटर बेटर जो भी अच्छी बुक होगी वो इंग्लिश में होगी, है ना। तो ये मैंने जितनी भी डेफिनेशंस हैं ऑलमोस्ट कोशिश की है इसको हिंदी में कन्वर्ट करके और ओन वर्ड्स में जनरल एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाने की, वही लैंग्वेज में यहाँ पे लिखती हूँ, है ना। बुक किस लैंग्वेज लिखूंगी, तो सोशियोलॉजी की आप ये है, मार्केट से अगर बुक खरीदेंगे कोई भी, तो उसकी बुक किस लैंग्वेज लेंगे देखेंगे तो वो थोड़ी टफ होती है कंपैरेटिवली अदर एग्जाम्स अदर बुक्स के, तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, तो इसकी विशेषताएं हम लिखेंगे वन बाई वन करके, लिखिए। विशेषताएं इसकी क्या, यह कैसी होती है बताइए। संस्था आपको दिखेगी, मूर्त संस्था है क्या अमूर्त है, यह अमूर्त संस्था है। नंबर 2 पॉइंट लिखिए सभी बच्चे, इसे समाज विरासत में प्राप्त करता है, इसे समाज विरासत में प्राप्त करता है, विरासत में प्राप्त करता है। ये व्यक्ति की आदत में शामिल होते हैं, ये व्यक्ति की आदत में शामिल होते हैं। तो ये संस्थाएं क्या होते हैं, व्यक्ति की आदत में शामिल होती हैं, है ना। सभी बच्चे बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से, मतलब बहुत वर्डन ना लेते हुए समझेंगे। जितने भी एग्जाम्स में आपके सोशियोलॉजी जिन भी बच्चों का सब्जेक्ट है, और बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है क्लास सभी बच्चों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, विशेषताएं हैं इसकी, लिखिए। ये व्यक्ति की, ये सामाजिक मान्यता प्राप्त होती है, जितनी भी जो संस्थाएं हैं सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त होती है ना इनको, तो आप खुद से भी बना के इनकी विशेषताएं लिख सकते हैं। ये विशेषताएं कुछ ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं से कॉपी किया, ये विशेषताएं हमने क्या किया, संस्था को समझा, फिर उसके बाद हमने क्या किया, इसकी विशेषताएं स्वयं निकाल ली। आप भी अगर किसी भी कॉन्सेप्ट को जब समझ लेंगे ओवरऑल, तो आपकी उसकी विशेषताएं अपने आप पता चल जाएंगी, है ना। तो लिखिए आप सभी बच्चे, ये व्यक्ति की आदत में शामिल होती है, ये सामाजिक मान्यता, ये लिख दिया ना मैंने, ये सामाजिक मान्यता प्राप्त होती है। जो भी संस्थाएं हैं वो क्या होती है, सामाजिक मान्यता प्राप्त होती हैं, प्राप्त। सभी बच्चे नोटबुक और पेन रख के बैठ के इसे स्वयं नोट करेंगे। नहीं तो मैं चाहूँ तो इसको पीपीटी में भी टाइप करवा सकती हूँ, मेरे लिए तो और इजी होगा, है ना। लेकिन नहीं, जब मैं लिखूंगी तो आप भी इसे लिखेंगे, लिखने से, क्योंकि जो मैं बता देती हूँ वही चीजें मैं लिखवाती हूँ, तो पहले आप ध्यान से सुन लीजिए, फिर उसके बाद में इसको जैसे मैं नोट कर रही हूँ वैसे ही नोट करिए। ये पीडीएफ भी आपको मिलेगी, आप हमारी चंद्रा क्लासेस प्रयागराज का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे सभी बच्चों को ये पीडीएफ मिल जाएगी, है ना, नोट्स की। नेक्स्ट पॉइंट, अब मैंने कितने पॉइंट लिख दिए थे बच्चों, मैं देख लेती हूँ। 4 पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, क्या हो गया ये, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप। किसी भी समाज में अनेक संस्थाएं होती हैं, किसी भी समाज में अनेक संस्थाएं होती हैं, अनेक संस्थाएं होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा आप सभी लोग, सभी बच्चे लिखिए।
6 पॉइंट लिखिएगा सभी। व्यक्ति संस्थाओं का सदस्य नहीं हो सकता। व्यक्ति संस्थाओं का सदस्य नहीं हो सकता। व्यक्ति क्या है? संस्थाओं का सदस्य नहीं हो सकता है। यह सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सभी बच्चे इसको लिखने के साथ साथ याद भी करेंगे। यह नियमों, विधियों, यह नियमों, विधियों एवं कार्य प्रणालियों की क्या है? एवं कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था है। एवं कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था है। क्लियर सभी को? एक बार हम देख लेते हैं, दोबारा से पूरा डिस्कस कर लेते हैं, बहुत आराम से करेंगे जिससे कि आपको सारे टॉपिक, सारी चीजें क्लियर रहें। एक बार पढ़ने के बाद दोबारा से कभी कोई कंफ्यूजन ना रहे आपको, है ना? तो आपका है, देखिए संस्था की विशेषताएं हैं। तो संस्था क्या है? अमूर्त संस्था है, मतलब ये मूर्त नहीं है, अमूर्त संस्था है। इसे समाज विरासत में प्राप्त करता है ना? समाज विरासत में ही तो प्राप्त करता है। मान लीजिए हमने अपनी जरूरतों के लिए, किसी भी व्यक्ति ने अपनी जरूरत के लिए कोई भी संस्था कुछ भी बना लिया, उसे हमने यूज करना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे वो 2-3 लोगों ने स्टार्ट की, है ना? फिर उसके बाद में क्या हुआ? वो बहुत सारे लोगों ने स्टार्ट कर दी, फिर वो बाध्यकारी हो गई। तो क्या है, समाज की क्या हो जाती है? वो विरासत हो जाती है ना? इसे समाज विरासत में प्राप्त करता है। ये व्यक्ति की आदत में शामिल होती है। क्या होता है? क्योंकि व्यक्ति की आदत में क्यों शामिल होती है? क्योंकि व्यक्ति इसे क्यों बनाता है? क्यों बनाता है इसे व्यक्ति? अपनी सुविधाओं के लिए, है ना? अपनी जरूरतों के लिए। संस्था का निर्माण अपनी जरूरतों के लिए होता है ना? ये सामाजिक मान्यता प्राप्त होती है। जो भी संस्था होगी इसको क्या होगा? सामाजिक मान्यता प्राप्त होगी। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा, देखिए, किसी भी समाज में अनेक संस्थाएं होती हैं। ऑब्वियस सी बात है, समाज में हमारे आसपास ही आप देखेंगे बहुत सारी संस्थाएं हैं। व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति संस्था का सदस्य नहीं हो सकता। यह नियमों, विधियों एवं कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था है। संस्था क्या है? जैसे विवाह है तो क्या है? वो संस्था है ना? लेकिन क्या है वो? एक नियमों, विधियों, कार्य प्रणालियों की क्या एक व्यवस्था ही तो है। एक व्यवस्था ही तो बनाया गया है, उसको विवाह का एक रूप दे दिया गया है ना? ठीक है। नेक्स्ट आप करेंगे संस्था के प्रकार्य। प्रकार्य मतलब होता है आपके फंक्शंस। प्रकार्य का मतलब होता है, इंग्लिश में से बोलते हैं फंक्शन। सोशियोलॉजी में बहुत सारे टर्म्स ऐसे आएंगे जो आपको इंग्लिश में पढ़ने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, है ना? तो जहाँ पे नीड होगी वहां मैं इंग्लिश के वर्ड्स आपको नोट करा दूंगी। तो लिख लीजिए आप, संस्था के प्रकार्य। संस्था के प्रकार्य। प्रकार्य को हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं फंक्शंस। क्लियर? प्रकार्य पूरा उसी में लिख देती हूँ ना, प्रिंट राइटिंग में। कर्सिव कुछ ऐसे हो रहा है, आप कंफ्यूज। नेक्स्ट इसके प्रकार हैं, यह संस्कृति की वाहक है। यह संस्कृति की वाहक है। दूसरा पॉइंट लिखिए, यह मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति। ऑब्वियसली बात है, इसके कार्य क्या है? यह मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है ना?
यह मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे सभी बच्चे, थर्ड पॉइंट इसका लिखेंगे। यह मानवीय व्यवहार को नियंत्रित भी करती है। यह मानवीय व्यवहार को नियंत्रित भी करती, नियंत्रित भी। क्वेश्चन नेक्स्ट फोर पॉइंट है, यह सामाजिक अनुरूपता विकसित करती है। यह सामाजिक अनुरूपता सामाजिक अनुरूपता का मतलब क्या होता है? सोशल कॉन्फर्मिटी विकसित करती, करती। मैं इसका इंग्लिश वर्जन आपको लिख दे रही हूँ अनुरूपता का, सामाजिक अनुरूपता का इंग्लिश आप यहाँ पे सोशल लिख लीजिए सभी बच्चे, सोशल, जिससे आपको इंग्लिश में ज्यादा इजी रहेगा। कन्फॉर्मिटी। क्लियर? CONFIRMITY। संस्था के जो प्रकार हैं, मतलब फंक्शंस हैं, वो क्या है? यह संस्कृति की वाहक है। क्लियर सभी को? संस्कृति की ही तो वाहक है। यह मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है और मानवीय व्यवहार को क्या करती है? नियंत्रित करती है। और नेक्स्ट पॉइंट है, यह सामाजिक अनुरूपता को क्या करती है? विकसित करती है। क्लियर सभी बच्चों को? नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। बहुत जल्दीबाजी में नहीं करेंगे, क्लास में सभी चीजें छूटे ना, आराम से करेंगे। संस्थाओं के दुष्प्रकार्य है ना, इसके दुष्प्रकार्य भी तो कुछ होंगे। संस्थाओं के दुष्प्रकार्य, जल्दी पानी पीती हूँ मैं, एक बार इसको देख ले। संस्थाओं के दुष्प्रकार्य, दुष्प्रकार्य बच्चों क्या हो सकते हैं? मान लीजिए
विवाह विवाह क्या था? एक संस्था था, है ना, पहले टाइम में। फिर ये बाल विवाह होने लगा था, लेकिन लास्ट में बाद में आते आते वो क्या बन गया, बाल विवाह। जैसे विवाह क्या है, संस्था का ही पार्ट है, लेकिन बाल विवाह क्या है, दुष्प्रकार है उसका, है ना। ऐसे ही हम इसके बहुत सारे दुष्प्रकार देखेंगे। सभी लोग देखिए, मैं लिखवाती हूँ बहुत आपको। लिखिए, संस्था सामाजिक प्रगति में बाधक बन सकती है। संस्था सामाजिक प्रगति में बाधक बन सकती है। संस्था सामाजिक प्रगति में क्या बन सकती है बच्चों? बाधक बन सकती है। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे बताइए, अभी मैंने आपको दिया, जैसे विवाह क्या है, सही है, लेकिन बाल विवाह क्या है, इसी का दुष्परिणाम है, दुष्प्रकार है ना। ऐसे ही कोई भी व्यक्ति अगर जैसे मान लीजिए विवाह कर रहा है अपने बच्चों का, तो उसमें उपहार दे रहा है, तो वो क्या हो जा रहा है? वो तो सही है, अपनी स्वेच्छा से अगर वो दे रहा है, लेकिन वहीं अगर प्रेशराइज करके लिया जा रहा है, जिसे हम डाउरी सिस्टम कहते हैं, दहेज प्रथा कहते हैं, तो वो क्या हो रहा है, इसका क्या हो जा रहा है, दुष्प्रकार हो जा रहा है। दहेज से इसके लिए लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है ना। कितना दहेज के केस कितने ज्यादा होते हैं, तो वो क्या है, इसका दुष्प्रकार है। क्लियर? एटसेट्रा आदि बहुत सारे हैं, दो तीन आप अपने दिमाग से लिखिएगा, तो अच्छा रहेगा। सेकंड पॉइंट लिखते हैं अब हम सभी आपको। संस्थाएं जब रूढ़ हो जाती हैं, मैं इस पॉइंट को जो लिखा रही हूँ ना, इसका एक आपको भी चार्ट बनाती हूँ, इससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जनरली मुझे भी बहुत कंफ्यूजन होता था, फिर उसके बाद में मैंने वो जो उसको एक सिस्टमेटिक बना दिया। और कई बार ना, जो मैं अभी बनाऊंगी, वो आपको एग्जाम में भी पूछा जाता है सीक्वेंस में लगाने के लिए, तो वो आपको वैसे भी पता होना चाहिए। क्लियर? तो लिखिए आप, संस्थाएं जब रूढ़ हो जाती हैं, संस्थाएं जब रूढ़ हो जाती हैं, संस्थाएं जब रूढ़ हो जाती हैं तथा तथा समय के साथ रूढ़ हो जा रही है, तथा समय के साथ नहीं बदलती, समय के साथ नहीं, समय के साथ नहीं बदलती, तब वे कुप्रथाएं हो सकती हैं। समय के साथ नहीं बदलती, तब वे कुप्रथाएं हो सकती हैं, है ना। तब वे क्या हो सकती हैं, कुप्रथाएं हो सकती। इसके भी एग्जाम्पल में हम क्या ले लेंगे, कभी एग्जाम्पल क्या ले लेंगे, जैसे दहेज प्रथा, बाल विवाह, ये भी इसी का एग्जाम्पल आ जाएगा ना, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे दहेज प्रथा, बाल विवाह, है ना। है, कुप्रथाएं हो जाती है ना, जब समाज में वो कुप्रथा हो गई, जब उसको वो कर लिया गया, है ना। देखिए, संस्थाएं जब रूढ़ हो जाती हैं तथा समय के साथ नहीं बदलती, संस्थाएं जब रूढ़ हो रही हैं, वो समय के साथ नहीं बदल रही। क्यों? क्या है, समाज परिवर्तन क्या है, समाज का नियम है, परिवर्तन होना ही बहुत जरूरी है, समाज में परिवर्तन होना ही है ना। परिवर्तन समाज का नियम ही है क्या, परिवर्तन, है ना, चेंजेस चेंजेस होना बहुत जरूरी है।
इसीलिए समय के साथ इंसान को या किसी को भी बदलते रहना चाहिए, जैसे पहले की जनरेशन के अकॉर्डिंग। और क्योंकि वो जो भी प्रथाएं बनती है, कुछ भी होती है, वो पुराने के अकॉर्डिंग होती है ना, तो वो चीज है, इसलिए वहां पे होता है। जैसे अब आप अपने आप से कंपैरिजन कर लीजिए, कुछ चीजों को देखिए, साउथ इंडियंस को देखिए, वहां का कुछ चीजें अलग होती हैं, आप अपने यहाँ का देखिए। क्योंकि इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इंसान अपने आप को उसी उसमें ढाल लेता है, तो वो चीजें क्या होती हैं, अलग हो जाती हैं। इसीलिए परिवर्तन, जैसे जैसे परिवर्तन होता जा रहा है, वैसे वैसे हमें बदलते रहना चाहिए, है ना। समाज में पहले महिलाओं को क्या था, पर्दा प्रथा वगैरह बहुत ज्यादा होती थी, तो उसके पीछे भी एक रीजन था। पहले बहुत ज्यादा युद्ध होते थे, ये था, है ना। अब आज की डेट में अगर ऐसा हो, नहीं निकलने दिया जाए, क्योंकि समय बदल गया है, तो महिलाओं को भी जैसे शिक्षा का अधिकार है, बहुत सारे अधिकार मिल गए हैं। तो पहले क्या हुआ, क्यों हुआ ये परिवर्तन हुआ, अगर कोई भी फैमिली किसी भी, अगर मान लीजिए आज के टाइम में भी ये कहे कि पहले टाइम के अकॉर्डिंग हम महिलाओं को नहीं निकलने देंगे, नहीं पढ़ने देंगे, या जो उनको जो पहले राइट नहीं मिले थे वो नहीं, अभी जो जनरेशन में राइट मिल रहा है वो नहीं देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, कुप्रथा हो जाएगी। उसकी वजह से तो किसी एक महिला का या उस फैमिली में जितनी भी होंगी उनका क्या होगा, शोषण होगा एक तरीके से, है ना। तो वो क्या हो जाएगा, कुप्रथा हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं समय के साथ साथ हमें बदलते रहना चाहिए, है ना। पहले देखिए आपकी ऑफलाइन क्लास चलती थी, तो समय के साथ हमने आप लोगों को बदला है, तो अब आपकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, आप अपने घर पे बैठ के आराम से देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे, थर्ड पॉइंट लिखेंगे, लिखिए थर्ड पॉइंट। संस्थाएं व्यक्तिगत विकास में बाधक भी हो सकती हैं। संस्थाएं, मैं क्या बताऊंगी कैसे हो सकती हैं। संस्थाएं व्यक्तिगत विकास में संस्थाएं व्यक्तिगत विकास में बाधक भी संस्थाएं व्यक्तिगत विकास में बाधक भी हो सकती हैं, क्योंकि यह नवीन विचारों को, क्यों हो सकती है, देखिए इस पॉइंट का जवाब आएगा, क्योंकि यह नवीन विचारों को हतोत्साहित करती है। क्या करती है, नवीन विचारों को हतोत्साहित करती है ना। संस्था है, मान लीजिए एक संस्था बन गई, उसमें जो नियम बन गया वो इंसान उसी को फॉलो करेगा। फिर वो क्या हो जाता है, अगर उसको समय के साथ हमने चेंज नहीं किया तो वो रूढ़िवादिता में रूढ़ हो गया, रूढ़ भावना हो गई, है ना। तो संस्थाएं व्यक्तिगत विकास में क्या होती हैं, वादक भी हो जाती हैं किसी किसी समय पे, क्योंकि यह नवीन विचारों को क्या कर देती है, हतोत्साहित कर देती है। अब मान लीजिए हमने एक संस्था बना ली, उसका वही रूल है, उसे हमें वही फॉलो करना है ना। अगर उसमें हमने समय के साथ चेंजेस नहीं किया तो वो क्या हो जाएगा, एक कुप्रथा बन जाएगी। इसीलिए व्यक्तिगत विकास में क्या होती है, वादक भी हो सकती हैं, क्योंकि यह नवीन विचारों को क्या करती है, हतोत्साहित करती हैं। वो तो उन्होंने अपनी कंडीशंस बना ली, उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है, इसीलिए। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, बस आपके इसके तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पे आते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट इसका वो है, संस्थाओं का विकास कैसे होता है। अब हम देखेंगे जो संस्थाएं हैं इनका विकास कैसे होता है, संस्थाओं का जो विकास हो रहा है हमारा वो कैसे हो रहा है। तो कैसे हो रहा है, इसका एक चार्ट है मेरे पास। जनरीति प्रथा, देखिए सबसे पहले क्या हो जा रहा है, जनरीति, जनरीति है ना, प्रथा जिसे हम कस्टम्स बोलते हैं। फिर क्या हो रहा है, रूढ़िवादिता जिसे हम क्या बोल रहे हैं, मोर्स, रूढ़ी। नेक्स्ट फिर आ रहा है आपका यहाँ पे लास्ट में क्या आएगा, संस्था, क्या आएगा, संस्था। ये आपका एक सीक्वेंस है इसका। सपोज करिए किसी भी व्यक्ति ने, देखिए सपोज करिए, जैसे देखो, सपोज करो आप, जैसे किसी भी व्यक्ति ने अपनी आवश्यकताओं के लिए, जैसे मान लीजिए एक दो व्यक्ति ने या किसी ने अपनी आवश्यकताओं के लिए कोई भी एक समाज से हटके कार्य किया, तो वो क्या बन गई, जनरीति। लेकिन जब उसे
कुछ ज्यादा लोग फॉलो करने लग गए तो वो क्या हो गई, प्रथा। लेकिन वो समाज में एक क्या हो गई कि उसको मानना ही है सबके लिए बाध्यकारी हो गई, तो वो क्या हो गई, रूढ़िवादिता। क्या हो गई, वो रूढ़ी हो गई। जब वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने लगे तो वो, और जब वो सबको मानने के लिए हो गई तो वो क्या हो गई, रूढ़ी हो गई। लेकिन जब उसे पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलने लगी तो वो क्या हो गई, संस्था हो गई। क्या बन गई, संस्था हो गई। जैसे देखिए पहले के टाइम में जैसे रीति लोगों ने अपनी यौन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करना स्टार्ट कर दिया, साथ में रहना, जैसे कि विवाह जैसा एक वो हो गया। फिर उसके बाद में ये विवाह क्या बन गया, एक प्रथा बन गई। फिर उसके बाद में ये है ना, इसमें रूढ़ी मतलब सब लोग के क्या हो गया, इसे पीढ़ी दर पीढ़ी लोग मानते चले आए। लेकिन अब क्या हो गया, विवाह एक संस्था में कन्वर्ट हो गया है। किस में कन्वर्ट हो गया, संस्था में। ऐसे ही जनरीति, प्रथा, फिर रूढ़ी, फिर संस्था, ये क्या है, आपका एक सीक्वेंस है। इट इज द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है, आपको इसे पूरा फोकस होके देखना होगा। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको एक सर्कल में बना दे रही हूँ। ये सीक्वेंस आपका रहेगा याद, तो आप इसको कभी भूलेंगे नहीं। जनरीति होगी पहले, फिर प्रथा होगी, फिर रूढ़ी होगी, फिर संस्था आएगी आपकी, है ना। तो जनरीति में क्या होगा आपका, जनरीति में आपका क्या होगा, मनुष्य क्या होगा पूर्ण करने के लिए, कुछ लोग होंगे। प्रथा में फिर बहुत ज्यादा, रूढ़ी में क्या वो हो गया, उसे बहुत सारे लोग मानने लगे। लेकिन संस्था जब उसे पीढ़ी दर पीढ़ी मानते चले हैं लोग, तो क्या बन जाएगा, वो एक संस्था बन जाएगा। क्लियर। तो नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। ये मैंने आपके लिए शॉर्ट बना दिया है और पूरा इसको मैंने वन बाय वन एक्सप्लेन आपको कर ही दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई कठिनाई रही होगी। अब करते हैं हम संस्थाओं के प्रकार। संस्थाएं हैं ये हमारी टू टाइप्स की होती हैं, है ना। संस्थाएं कितने टाइप्स की होती हैं, टू टाइप्स की। संस्थाओं के प्रकार। तो ये जो संस्थाएं हमारी कितने प्रकार की है, दो प्रकार की, टू टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस। विच वन इज क्रिएसिव इंस्टीट्यूशंस, this is creative institution, and this is second is first is creation institute. Institution is two types. First one is creation institutions and second is enacted institution. संस्था है आपका, इंस्टीट्यूशन इज टू टाइप्स, creative institutions and inactive institutions. Creative institution, what is creative institutions? तो जो आपका creative institution है आपका, वो क्या होगा, और आपका inactive institution क्या होगा। तो जो creative institutions है, जो संस्थाएं, जैसे कि मान लीजिए जो जिसे मनुष्य नहीं बनाता, जो प्रकृति द्वारा बनी होती है, जिसे मनुष्य में जिसका कोई योगदान नहीं है, मतलब हमने नहीं अपनी बनाया है, वो क्या होंगी आपकी, क्या हो जाएंगी आपकी, क्रिएसिव। क्या हो जाएंगी, क्रिएसिव हो जाएंगी। जैसे, है ना, तो क्या हो जाएंगी आपकी, क्रिएसिव इंस्टीट्यूशंस हो जाएंगी, जो नेचर द्वारा मिली हुई है, प्रकृति। जैसे क्या हो जाएगा इसका एग्जांपल, फैमिली, परिवार, है ना, वो क्या है, नेचर, है ना। इसमें इनएक्टेड में जैसे हो जाएगा आपका शिक्षा, एजुकेशन, बाजार, ये सब, हॉस्पिटल, स्कूल, ये सब किस में आ जाएगा आपका, अस्पताल, एजुकेशन एटसेट्रा, है ना। अब देखिए, अब आपकी संस्थाएं दो प्रकार की हैं, क्रिएसिव इंस्टीट्यूशन एंड इनएक्टिव वो इनएक्टेड इंस्टीट्यूशन। तो जो क्रिएसिव, क्रिएसिव से याद करो, तो जो क्रिएसिव मतलब जो प्रकृति द्वारा है, प्रकृति हम जिसमें तो के परिवार, और इनएक्टेड जिसे मनुष्य बना रहा है, तो वो क्या हो रही है, शिक्षा और अस्पताल, बहुत सारे हो जाएंगे इसमें, है ना, सारे। क्लियर।
समझ में आ गया ना? संस्थाएं कितने प्रकार के, दोनों क्रिएटिव एंड इनएक्टेड, बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने बहुत इजी वे में आपको समझाया है। नहीं तो बुक में आप देखेंगे ना, इसकी बहुत बड़ी बड़ी डेफिनेशंस लिखी हैं, वो आपको कंफ्यूजन के अलावा कुछ नहीं है। बहुत शॉर्ट वे में आपको समझाया गया है, और शॉर्ट में मतलब क्लियरिटी के साथ, जिससे आपको समझ में चीजें आ जाए। क्लियर? आप देखिए, एक मिनट, तभी आपको क्लियर हो जाए। जिससे नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। संस्था तथा समिति में संबंध क्या है? अभी आपका भी का ये टॉपिक इसका लास्ट है, संस्था तथा समिति में संबंध। कल हम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। तो सभी बच्चे पढ़ के आइएगा, संस्था तथा समिति में संबंध। संस्था तथा समिति में संबंध। आंख में कुछ हो, ये संस्था तथा समिति में संबंध है। आपका क्या संबंध है? दोनों मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति से संबंधित हैं। ये संस्था और समिति जो कल आपको पढ़ाई है, दोनों मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति से दोनों मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति से संबंधित हैं। दोनों सामाजिक सांस्कृतिक मान्यता प्राप्त होती हैं। दोनों सामाजिक सांस्कृतिक दोनों सामाजिक सांस्कृतिक मान्यता प्राप्त होती हैं। देखिए, अब आपको लग रहा होगा जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल्स में, अब आपको मैं समझा देती हूँ थोड़ा सा, देख लीजिए, अब आप समझ लीजिए, थोड़ा आपको कंफ्यूजन ना रहे। जिसमें जैसे कि, जैसे कुछ लोगों को लग रहा होगा परिवार है, विद्यालय है, तो वो संस्था है या समिति है? बताइए। परिवार, जैसे परिवार हो गया, विद्यालय हो गया, तो ये संस्था है या समिति है? बताइए। तो क्या है ये, संस्था है समिति है? दोनों है। परिवार विद्यालय का अगर बात लेंगे करेंगे आप, तो ये क्या है? दोनों है, संस्था भी है और समिति है। लेकिन डिपेंड करता है कि वो किस डिफेंस में किस उसमें ले रहे हैं आप, पॉइंट, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, देखने का नजरिया क्या है। अगर वहीं आप अगर विवाह को, परिवार को किस में देख रहे हैं? मानवीय समूह के रूप में देख रहे हैं, तो वो क्या होगा? जब विवाह को या परिवार को आप मानवीय समूह के रूप में, मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देख रहे हैं, किसके लिए? जब विवाह को आप मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देखेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देखेंगे, तो वो क्या हो जाएगी? संस्था। क्या होगी? संस्था। वहीं अगर एक समूह के पर्पज में अगर अस्पताल को या परिवार को आप देख रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगी? समिति। ऐसे उसी प्रकार, जैसे कि मान लीजिए एक मनुष्य है ना, एक मनुष्य है, तो वो क्या है? वो तो एक इन जनरल मान लीजिए कि आपके सामने मैं ही खड़ी हूँ, तो मैं क्या हूँ? एक महिला हूँ, किसी की नजरों में मैं एक महिला भी हूँ, मैं एक टीचर भी हूँ, और मैं एक भारत की नागरिक भी हूँ। उसी तरीके से देखने के नजरिए के ऊपर डिपेंड करता है ना, तो वो किस वे में उसको देख रहा है, तो वो संस्था भी होगा और समिति भी होगा। संस्कृतिकरण नेक्स्ट टॉपिक है आपका, संस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण नेक्स्ट टॉपिक। अब जो आपका टॉपिक है उसको हम कराएंगे कल बच्चों, है ना? आज हमने जो किया है उसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं सारा। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका कल होगा। अभी आप यहीं से हम करते हैं, और एग्जाम क्लास कैसी लगी सभी बच्चे कमेंट में कमेंट जरूर करेंगे। तो अब हमारा जो है संस्था की विशेषताएं, जो संस्था की विशेषताएं ये क्या है? ये अमूर्त संस्था होती है, इसे मानवीय विरासत से प्राप्त होता है ना, मानवीय विरासत में प्राप्त होती है, प्राप्त करता है।
ये व्यक्ति की आदत में शामिल होती है। जो ये जो है क्या होती है, व्यक्ति की आदत में शामिल हो रही है। किसमें हो रही है, व्यक्ति की आदत में शामिल हो रही है। ये सामाजिक मान्यता प्राप्त होती है। इनको क्या होती है, सामाजिक मान्यता प्राप्त होती है। किसी भी समाज में अनेक संस्थाएं होती है, ऑब्वियस सी बात है, समाज में बहुत सारी संस्थाएं होती है। व्यक्ति संस्थाओं का सदस्य नहीं हो सकता। यह नियमों, विधियों एवं कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था है। संस्था के प्रकार या फंक्शंस इसके क्या हैं, यह संस्कृति की वाहक है, यह मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, यह मानवीय व्यवहार की भी जो क्या करते हैं, मानवीय व्यवहार को नियंत्रित करती है, यह सामाजिक अनुरूपता विकसित करती है। संस्थाओं के दुष्प्रकार, संस्था सामाजिक प्रगति में बाधक बन सकती है, जैसे बाल विवाह, दहेज। संस्थाएं जब रूढ़ हो जाती हैं तो वह किसके रूप में बदलने लग जाती हैं, अगर उन्हें समय के साथ नहीं बदला जाएगा तो वो कुप्रथा बन जाती है, जैसे दहेज प्रथा, बाल विवाह। संस्थाएं व्यक्ति विकास में बाधक भी हो सकती है, क्योंकि ये नवीन विचारों को क्या करती है, हतोत्साहित करती है, रोक के रखती है। जैसे जनवृद्धि, प्रथा, रूढ़ी, संस्था, क्या सिक्वेंस है इनका। आप संस्थाओं के प्रकार, टू टाइप्स की ये संस्थाएं आपकी क्रिएसिव एंड इनएक्टेड। जो क्रिएसिव संस्था है आपकी, जैसे जो नेचर के द्वारा है ना, और जो इनएक्टेड संस्था है जिसे व्यक्ति द्वारा बनाया जा रहा है, जैसे शिक्षा, अस्पताल, है ना। नेक्स्ट, संस्थाएं तथा समाज समिति में संबंध, दोनों मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में से संबंधित हैं। दोनों सामाजिक सांस्कृतिक मान्यता प्राप्त होती हैं। क्लियर यहाँ तक सभी बच्चों को। उम्मीद करती हूँ सभी को समझ में आया होगा। अगर किसी भी बच्चे को उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आप, आपको मैं पूरा रिस्पॉन्स करूंगी। मिलते हैं कल की क्लास में बच्चों। बाय, टेक केयर।